this great session, which is Entrepreneurship Development Talk, which is our fourth talk in a row. So let me give a short introduction of what is that Entrepreneurship Development Cell और हमें ये जरूरत क्यों हुई ये सब चीज़ें करने की. तो जैसे कल भी हमारा एक बहुत ही वंडरफुल सेशन हुआ था, पवन सर ने लिया था और उन्होंने एक बात बोली हुई थी कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल जस्ट फॉर अ लिमिटेड जॉब. गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड टाइम है जब आपको जॉब दे पाएगी और हमें ज्यादातर टाइम पे हमें खुद जॉब क्रिएटर बनना है, ना कि जॉब सीकर. लगभग यही हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल का भी. हम यहाँ पर आप में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जगाना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं. We all have the dream that we will someday we will have our own enterprise and we will be the owner of that thing. So ये सारी चीजें स्किल बढ़ाने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, आपको स्टिमुलेट करने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल हमारे VIMR में इसको क्रिएट किया गया. नॉट वेस्टिंग द मच टाइम, इसी रो में हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फोर्थ ये टॉक है. जो हमारे गेस्ट स्पीकर है बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन चेयरमैन सुनील सेनानी सर टू प्लीज इंट्रोड्यूस द आवर गेस्ट. गुड मॉर्निंग. लग रहा है कुछ एंटिसिपेटेड में लोग बैठे हुए हैं थोड़े जोश के साथ. कल कितने लोगों ने सुना था विवेक सिंह का लेक्चर? चलो वंडरफुल. यही बात जो अभी आपके सर ने बताई उन्होंने रिपीट की थी ना. सिर्फ उस इकोनॉमी ने दुनिया में तरक्की की है जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार किया गया और फिर एंटरप्रेन्योर्स ने उस जगह की इकोनॉमी को बदला और उन्होंने पूरी दुनिया को बदला. और ये प्रोसेस जो है हिंदुस्तान में बहुत लेट शुरू हुई है. 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके बाद से ऐसा माहौल बना है वेयर ईज ऑफ बिजनेस, आप लोग सुनते होंगे. ईज ऑफ बिजनेस में इंडिया पहले 150 नंबर में था, फिर 80 पे आया, फिर 70 पे आया, धीरे धीरे बढ़ रहा है. सरकारी नौकरी हम सबका एक एक ड्रीम है, ये एक सरकारी नौकरी मिल जाए. अब ये चीज बड़ी आउटडेटेड हो गई है. देखो यार, इवन जो आज अच्छे बच्चे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं ना, दे आर नॉट इवन ऑप्टिंग फॉर सिविल सर्विसेज. इनको कलेक्टर एसपी बनने का भी कोई शौक नहीं है. वो क्या करना चाहते हैं? आज का बच्चा जो MBA का सबसे स्मार्ट है वो क्या करना चाहता है? बिजनेस में भी क्या, एक नया नाम जो कल विवेक भी ले रहे थे, स्टार्टअप. सुना है नाम स्टार्टअप? कितने सारे इंडिया के लोग हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल में बिजनेस स्टार्टअप करके आज कहां पहुंच गए हैं? अनइमेजिनेबल वेल्थ. पेटीएम बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे. हजारों करोड़ के मालिक वो हो गए हैं. उनके पास क्या था? एक आइडिया था और उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया और फिर उसको स्केल अप करने ले गए. तो मार्केट में बहुत सारा पैसा अवेलेबल है नए स्टार्टअप में लगाने के लिए. बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, लेकिन अभी वो कल्चर जो है एंटरप्रेन्योरशिप का वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. एक मैंने बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी बच्चों, आज से 20-25 साल पहले मुझे लगता है, जब मैं बॉम्बे में विप्रो में नौकरी करता था. और उस किताब को मैं आज तक कोट करता हूं. उस किताब का नाम था व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नाम सुना है सबने? दुनिया का सबसे बेहतरीन MBA का कॉलेज है, मोर और लेस. कुछ लोग स्टैनफोर्ड को बोलते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड को बोलते हैं, लेकिन हार्वर्ड का नाम बहुत ज्यादा है. वो ऑथर हार्वर्ड में ऑब्वियसली नहीं पढ़ा था, इसीलिए उसने लिखा है कि व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. मैं अपने जीवन में जितने एंटरप्रेन्योर से मिला हूं उसमें से कोई भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ा है, कोई IIM में भी नहीं पढ़ा है. व्यक्तिगत तौर पर जितने लोगों से मैं मिला हूं तो उनमें कुछ ऐसा है जो ना IIM पढ़ाता है ना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पढ़ाता है. तो उस किताब में, वो किताब तो एंटरप्रेन्योरशिप पे है, लेकिन आखिरी के 2-3 पेज में उसने ये बताने की कोशिश की है कि एंटरप्रेन्योरशिप कौन कर पाता है. वो कहता है 99% लोग दुनिया में नौकरी करते हैं. इनफैक्ट इट इज फार मोर देन दैट, 99.9 एंड और ऐड कर सकते हो. मैं तेजी से भागता हुआ आया हूँ, चढ़ता हुआ आया हूँ, इसलिए थोड़ी मेरी सांस फूल रही है. नर्वस नहीं, तुम लोग जानते हो ना मुझे.
वो कहता है यार कि 99.99% नौकरी करता है आदमी, चाहे सरकार की चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसा क्यों है भाई? और अगर आप पूछिए कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इतने लोग हिम्मत करके हाथ उठा रहे हैं। मन ही मन हर आदमी सोचता है यार मैं भी बन जाऊंगा, थोड़ा हिम्मत नहीं इसलिए हाथ नहीं उठा रहा है। तो मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में कई बार सोचते हैं कि यार हम अपना काम खुद करें, मैं कुछ इनोवेट करूं, कुछ नया क्रिएट करूं। ये भाव जरूर आता है। मैं कितने नौकरी करने वालों से मिला हूं, चाहे टॉप पोस्ट में, चाहे सीईओ, चाहे करोड़ों में सैलरी हो, उनके मन में भी कहीं ना कहीं रहता है कि मैं अपना काम शुरू करूंगा। गवर्नमेंट में मैं कितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, IAS IPS जो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हो गए हैं, उनके मन में भी मलाल है यार हमने पूरी जिंदगी नौकरी की, कभी अपना काम नहीं किया। क्या है ऐसा? ये आप कई सारे एंटरप्रेन्योर से मिलो, पिछले भी 2-3 से मिल चुके हो ना, तो तुमको दिखाई देगा कि उनमें क्या होता है ऐसा। जब मैं नौकरी छोड़ रहा था विप्रो की, आई वॉज डूइंग फिनोमिनली वेल यार। मेरा बॉस मेरे से बोलता है तुम क्यों छोड़ रहे हो यार, तुम 2.5-3 साल के अंदर इतना तुमको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, एंड यू हैव ए वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड इन विप्रो, यू आर डूइंग सो वेल। 2.5 साल के अंदर हमने तुमको आधा बॉम्बे का इंचार्ज बना दिया है, इतनी तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है, क्या बात है यार, तुम क्यों छोड़ रहे हो? थोड़ा उसके मन में ये भी शंका थी, ऐसा तो नहीं कि TCS ज्वाइन कर रहा है, या TBL ज्वाइन कर रहा है, या HCL ज्वाइन कर रहा है, या DCM ज्वाइन कर रहा है। उस समय दे गए थे कॉम्पिटिटर्स ऑफ विप्रो। तो जब मेरा बहुत सिर खाया उसने 3-4 दिन तक, क्यों छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे हो, तो मुझे याद है, पता है मैंने उससे क्या कहा था? वो आज भी मेरा बॉस बॉम्बे में है। मैंने कहा यार ऐसा है, अगर तुम अपनी कुर्सी हमको दे दोगे ना तो भी मुझे नौकरी नहीं करनी, मतलब मुझे अगर तुम रीजनल मैनेजर भी बना दोगे कल तो भी मैं जॉब नहीं करूंगा यार। फिर उसने कहा तुम जाओ, भागो यार, तुमसे बात करना बेकार है। क्या इससे तुमको मैसेज मिला? वो एंटरप्रेन्योर बनता है जो इसके दिल से ये आवाज आती है कि इसके अलावा मुझे और कुछ, नो मैटर व्हाट आई। तो जितने आज की सक्सेस स्टोरीज हैं, Naukri.com वाला संजीव पी का चंदानी IIM से पढ़ने के बाद वो 5 साल तक उसकी वाइफ कमा के उसको खिलाती थी घर में। अब वो IIM से पढ़ा था यार, ही कुड हैव जॉइन एनी बिग कंपनी। इनके अंदर एक फायर होती है यार कि हमको कुछ अपना करना है। अब इसका कोई रैशनल नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर उसको कोई रैशनल नहीं है तो सारी दुनिया आपसे क्या कहेगी? आपके माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, चाचा ताया मामा क्या कहेंगे? अरे यार बढ़िया नौकरी मिल रही, क्यों छोड़ रहे हो यार? ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मगर वो डीप इनसाइड जानता है कि आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, और ये इच्छा उसकी इतनी प्रबल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। जैसे नेगेटिव सेंस में किसी से तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो इतनी जबरदस्त अंदर से प्रबल आकांक्षा होती है इसमें भी एक झापड़ मार दूं। किसको किसको ये हुई है यार, जिसके ऊपर बहुत गुस्सा आया हो, तो उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है यार, है ना? अरे बहुत तेज ऐसी। तो जो एंटरप्रेन्योर बनता है ना, उसके अंदर ये तेज आकांक्षा रोज आती है यार कि मुझे कुछ अपना करना है। तो फिर जब वो करने गुजरता है तो उसको भयंकर तकलीफें होती हैं यार, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना काम चालू करता है तो द प्रॉब्लम विच ही इनकाउंटर्स दैट ही कैन नेवर एंटिसिपेट, आप जान ही नहीं सकते क्या प्रॉब्लम आएगी। और जब वो प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली आप डिसएम्पावर्ड फील करोगे, यार इतना बड़ा ऑब्स्टेकल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, फाइनेंस कम हो जाएगा, मेरा मेन बंदा भाग जाएगा, गवर्नमेंट के इस रेगुलेशन में मैं फंस जाऊंगा, मेरे से ये गलती हो जाएगी। तो क्या चीज है जो उसको अंदर से पावर देती रहती, बताओ? ऐसी विषम परिस्थितियों में भी क्या है जो उसकी आपको जिंदा रखता है कि नहीं मुझे अपना काम करना? वो भाग के नौकरी भी तो कर सकता है ना भाई। आई कुड हैव गॉन बैक, मैं तो कभी भी जाके ज्वाइन कर सकता था विप्रो वापस, हम तो नहीं गए वापस क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आई मेरे काम करने में। तो क्या मुझे रोके हुए था, बताओ? उसको नाम पैशन दे दो या कुछ भी दे दो, यही प्रबल आकांक्षा कि भाई हमको अपना काम करना है। तो आज हिंदुस्तान का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इट इज वेरी कंड्यूसिव, और बहुत सारे आपके सीनियर्स और बहुत सारे आपके दोस्त कर भी रहे हैं। इवन छोटे छोटे शहरों में मैं आई कम अक्रॉस इन सतना में लोग कोई नए तरीके से कोई सर्विस देने का प्रयास कर रहा है, कोई नया बिजनेस खोल रहा है। तो आप लोग भी
during this course of lecture and further courses which will be done under this entrepreneurship development cell, अपने अंदर डिस्कवर करो यार, जिसके अंदर ये प्रबल आकांक्षा है वो उसको और बढ़ाए और तरीके खोजे। बहुत सारा हेल्प अवेलेबल है आज नेट में, रियल लाइफ में, और उसको इस पाथ पे आगे चले और उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। इट में टेक टाइम, ठीक है। तो जिन लोगों से आप मिल रहे हो उनसे यही इच्छा पकड़ने का प्रयास करो, यही सीखने का प्रयास करो, और अपने अंदर भी टटोलो कि किसके किसके अंदर है। जिसके अंदर नहीं है वो चुपचाप आके नौकरी कर लेना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप ही आंसर है दुनिया की हर समस्या का। बहुत लोग नौकरी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत खिलाड़ी बड़े अच्छे बनते हैं, म्यूजिशियन बड़े अच्छे बनते हैं, थिएटर आर्टिस्ट बन सकते हैं। सबको एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत भी नहीं है। हम सबको नहीं कहेंगे एंटरप्रेन्योर बन जाओ। लुक इनसाइड, जिसके अंदर वो दिखे आकांक्षा, वो उसको आगे बढ़े। ये जितने लोग आ रहे हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। मैं हर प्लेटफॉर्म से हमेशा कहता हूँ आई विल ऑल्सो हेल्प। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि अगर किसी में एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है तो उसको हम मदद करके आगे ले जाने की कोशिश करें। अब एक छोटी सी बात बता के, हर बार मैं किसी न किसी का एग्जाम्पल देता हूँ ना आप लोगों को, तो बताता हूँ कि देखो आज से पता नहीं कितने साल पहले, यार आई एम वेरी पुअर विथ रिमेम्बरिंग माई पास्ट। मुझे हमेशा लगता है कि फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड लुक फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर। 5 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, ये जनरली मेरी मेमोरी में नहीं रहता है। तो ये व्यक्ति मुझे कब मिला, सन 1 मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि कई साल पहले, 20-25 साल पहले सतना में हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था, जो आज आप लोग देख रहे हो ना, ऑन डोर और रिलायंस फ्रेश और बिग बाजार। ये सोचो आज से 20-25 साल पहले हमने सतना में खोला था। इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। उस समय बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा था कि इवन बिग बाजार का जन्म नहीं हुआ था। बॉम्बे में जरूर मैंने कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर देखे थे, बट उनमें भी ये किराना टाइप की चीजें नहीं बिकती थी, बड़ी चीजें बिकती थी, कॉस्मेटिक्स की, कपड़े वगैरह, अखबार रिलीज वगैरह था। तो उसको चलाने के लिए कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी, वो कंप्यूटराइज था, सब कुछ था। तो एक व्यक्ति हमें मिले, उसको हमने ज्वाइन कराया, और वो वहां पर इन द बिगिनिंग, इफ आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, यू नो, जैसे सेल्समैन का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, लेकिन क्योंकि बड़े डिलीजेंट थे और बड़े मेहनती थे और बड़े ईमानदार थे, तो वो वेरी शॉर्टली ये होने लगा, यार यही इसको स्टोर का मैनेजर बना दिया जाए, क्योंकि इनमें ये सारी क्वालिटीज हैं। तो वो उसके मैनेजर बन गए। फिर थोड़े टाइम के बाद पता नहीं गायब हो गए, मुझे नहीं मालूम। हमारी भी जर्नी बड़ी इवेंटफुल रही है ना, ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। Other than this, colleges also I have done so many things in life which I am doing currently also concurrently. तो बीच में कभी कभार ऐसे मिलना जुलना होता रहा होगा। अभी फिर कुछ साल पहले, अगेन आई डोंट रिमेम्बर द डेट, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, मुझे मालूम नहीं। तो फोन आया, भैया आपसे मिलना है। वो मुझे भैया कहकर बुलाते हैं। तो मैंने कहा भैया आ जाओ मिलने यार हमारे घर। तो जब हमसे मिलने आया तो मैंने देखा यार एक शानदार बढ़िया गाड़ी में, शोफर ड्रिवन, जो महिंद्रा की एक्सयूवी है ना, हमारे यहाँ खड़ी रहती है। तो मुझे बताया, मैं बोले ये मेरी गाड़ी है, मैंने ड्राइवर रखा है। माय फर्स्ट रिएक्शन वाज आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। मैंने कहा वेरी गुड यार, इसने क्या कर लिया बीच में यार। फिर वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए अपने ऑफिस, वहां बिठाया, दिखाया, थोड़ा बताया कि क्या वो किया है। और उसके बाद तो थोड़ा हम ज्यादा टच में हैं, और अब तो वो जो अपना सामान बना रहे हैं वो पूरे इंडिया में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम अभी कुछ दिन पहले लद्दाख गए थे, अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई के साथ घूमे। तो वहां से भाई जब बात हुई तो बोले भैया आपको लद्दाख को जरूरत हो तो मैं अपने डीलर को बोल दूंगा, आपको गाड़ी घोड़ा या कोई और खाने पीने की दिक्कत हो रही हो तो यू नो दैट काइंड ऑफ नेटवर्क ही इज क्रिएटेड ओवर ए पीरियड ऑफ सम टाइम। तो ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हो आप? तो कोई हार्वर्ड नहीं किया भैया, उसने तो विट से भी एमबीए नहीं किया है, तुम्हारे बीआईएमआर से भी न बीबीए किया है न एमबीए किया है। इस तरह की कोई फॉर्मल एजुकेशन उस व्यक्ति को नहीं मिली है। मिलना है उससे सबको? सुनना है? वही आपके आज गेस्ट है, आपके बीच में बैठे हुए पीछे। प्लीज वेलकम धर्मेंद्र जेटली। अब डिटेल में इनकी जर्नी जो है
आप सुनिए इन्हीं के मुंह से, और इनके जो भी इनका प्रारूप है क्वेश्चन आंसर, आई थिंक आपके डॉक्टर संकल्प शुक्ला इनसे प्रश्न पूछेंगे और इनके उत्तरों के थ्रू आप अपने अंदर रीड करने का प्रयास करो कि क्या हलचल मस्ती है। जब धर्मेंद्र जेटली आपको अपनी कहानी सुनाए जो कि 100% रियल है, और जितना मैं इनको जानता हूं ये हमेशा सच बोलता है, जो इसके मन में होता है वही बाहर होता है। तो सच को सुन के अपने सच को टटोलने की कोशिश करना कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Welcome, sir. And for further initiation of the session and for the talk with Dharmendra Jetli, sir, I would like to call Dr. Sankalp Shukla, sir, to come on the stage and address the session. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? पूछना मेरा फर्ज है। सर बच्चों के मन में जो सवाल है, थोड़ा मेरे अंदर जो घबराहट है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। मैंने क्लास में आज मॉर्निंग मेरी क्लास थी, वो बच्चे बोल रहे थे सर एक सेशन होना है, सेशन किस तरह का होगा? तो मैंने कहा कि बच्चों धड़कन मूवी देखी है? सुनील शेट्टी, यस। उसमें एक लड़की से प्यार हो जाता, लड़की का बाप बोलता है 25 लाख रुपए ले आओ, शादी करवा देता हूँ। वो चले जाता है और बहुत समय बाद वापस आता है एक बड़ी सी कार में, बढ़िया कोट पहने, और करोड़ों का मालिक होता है। अब यहां देखिएगा, मैंने अपने बच्चों को पहले बताया था क्लास में कि मूवीज में जो भी हम देखते हैं उसमें हम डायरेक्ट चीजें देखते हैं। मीन्स सुनील शेट्टी ने उस मूवी में कहीं भी नहीं बताया कि इतने सालों मैंने पैसा कहां से कमाया। तो आज हमारे बीच में जो शख्स मौजूद है, इनकी जर्नी शायद कुछ इसी प्रकार की है, हम प्रेम प्रसंग भूल जाएं। और इससे बढ़िया एग्जाम्पल, क्योंकि अपने बच्चे सर अंग्रेजी से डरते हैं, फाइनेंस से डरते हैं कि कहां से फाइनेंस होगा, पैसा कहां से मिलेगा, क्या मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मैं सपना में रहता हूं, मैं सपना में रह के क्या कर सकता हूं। ये सभी सवाल यहाँ पर जितने 200 बच्चे बैठे हैं, इनके मन में ये पूछे चाहे ना पूछे, इनके बिहाफ पे मैंने आपसे पूछ लिया। तो मैं चाहूंगा सर आपके जो भी उत्तर होंगे वो इस चीज को ध्यान में देते हुए रहें। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं सर, तो हम शुरू करें। सभी बच्चों से मैं ये कह दूं कि प्लीज आप मेरे सवालों को सुने और उससे भी ज्यादा ध्यान दें सर के जवाबों को, क्योंकि सर के जो भी जवाब होंगे, हम आज एक बायोग्राफी लाइव देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत सी बायोग्राफी की पिक्चर्स देखी होंगी, बायोपिक बनी है, पर ऐसी बायोग्राफी जो कि हम लाइव, शायद सर का भी ये पहला अनुभव हो कि इतने लोगों के सामने हम सर की पूरी जर्नी निकलवा रहे हैं। तो सर माफ कीजिएगा अगर कोई मेरे शब्द आपको इस दौरान लगे तो आप उसी समय टोकिएगा सर। तो पहला सवाल जो हम सर से पूछना चाहते हैं, सर अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए और अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी जन समुदाय को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और ससम्मान सुनील भैया को बहुत सारा शब्द नहीं है इनके प्रति, मैं कौन से शब्द आप लोगों के सामने बोल सकता हूं। और इनका एमबीए का कॉलेज है, आप सब एमबीए करते हो, मैं इनका एमबीए का वो मार्कशीट हूं, आप देख सकते हो। मैंने जो कुछ सीखा है जीवन, मैं इनकी मार्कशीट हूं। आप तय करना कि इन्होंने मुझे सही बनाया कि नहीं बनाया। जो मैं बनना चाहता था वो आज इनके कारण हूं। और आपने पूछा मेरे चाइल्डहुड का, तो जैसा बोल रहे थे ना पिक्चरों में होता है, मेरा बचपन भी कोई अमिताभ बच्चन के दीवार पिक्चर की स्टोरी से कम नहीं है। ऐसा ही है। जहां से मुझे याद आता है अपना बचपन, ऐसा कुछ था नहीं। सबसे बड़ा भाई था, उसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने परिवार के साथ सकुशल रहता था। घर के खर्चों से, घर की जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं होता था। जो मेरे से बड़ा भाई था, हम लोग 3 भाई थे, जो मेरे से बड़ा भाई था वो 1 नंबर के शराबी थे। रोज घर में गाली गलौज करना, मारपीट करना, जुआ खेलना, सारे अच्छे कर्म जिनको आप गिन सकते हो थे, कोई कमी नहीं थी। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे, 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2 नंबर के जो भाई थे, वो 1 नंबर के शराबी थे। 2
ले दे के मैं था, मेरी उम्र उस समय, मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। घर के खर्चे चला, एक सिस्टर थी उनकी शादी हो गई थी, घर के खर्चे चलाने के लिए मम्मी ने एक छोटी सी होटल खोली थी सिंधी कैंप में, चाय की छोटी सी होटल, जिसमें 100-200 रुपए वो कमा लेती थी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, सिंधी कैंप में एक सरकारी स्कूल है, और आता था तो मम्मी की हेल्प में चाय के जो जूठे गिलास होते थे उनको साफ कर देता था। मम्मी 25 पैसे खर्च कर देती थी, भट्टी के लिए थोड़े कोयले शोले फोड़ देते थे, फिर कुछ सामान होता था, फिर ऐसे ही खेलते थे, धूल धमास भरा जीवन था। लेकिन मम्मी हमेशा कहती थी, बेटा तू पढ़ना जरूर। वो यूपी की है, माई मदर वॉज नॉन सिंधी एंड माई फादर वॉज सिंधी। ही वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री, और मम्मी हिंदुस्तान में लव मैरिज हो गई, परिणाम में मैं आपके सामने हूं। तो अम्मा बोलता था मैं उनको, अम्मा बोलती थी, यूपी की लैंग्वेज, बांदा के आसपास की रहने वाली थी, तो बोलती थी, चुन्नू तो पढ़े जरूर, मुझे पता है तो एक दिन जरूर कुछ करिए। उसका हौसला मैं भी पढ़ता था, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते रहे। घर की परेशानियां भी बढ़ती गई, पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ते गए, घर के उपद्रव भी बढ़ते गए, वो घर बिक गया। मम्मी भी एक दिन घर छोड़कर चली गई, पिताजी मेरे हिस्से में आए, 1000 रुपए की नौकरी करते थे। वो नौकरी कैसे मिली थी आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सुनील भैया से मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी। अब पिताजी बोले, अब देखो यार घर का खर्चा चलाना है, मैं बूढ़ा हुआ और अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो एक पेपर में एक विज्ञापन आता है ना काम के लिए, वांटेड का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, वो इंग्लिश का ऐड था। तो एड्रेस भी दिया हुआ था कि नीमा जी की जो रीवा रोड में बिल्डिंग है, पीछे कंप्यूटर जंक्शन का एक ऑफिस होता था। मैं गया उस दिन, पहली बार मेरी मुलाकात मेरे परम श्रद्धेय परम आदरणीय मेरे गॉडफादर श्री सुनील सेनानी जी से हुई थी। तो अब कंप्यूटर के बारे में तो मैं उतना ही जानता था उस समय जितना कंप्यूटर मेरे बारे में जानता था। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, जरा खुल के बोलने में अच्छा नहीं लगता, आप लोग थोड़ा इशारे में भी समझना। तो कंप्यूटर की मार्केटिंग करनी थी। अब जो मेरे सामने बैठे वो बिट्स पिलानी से कंप्यूटर के गॉडफादर, सपना में पहला कंप्यूटर लाने वाले ही वही थे। तो मैंने सोचा क्या चिंता है, इनसे सीख लेंगे कैसे क्या होता है कंप्यूटर, ये बताएंगे तो जरूर। इनने बताया ये हार्ड डिस्क होते हैं, ये फलाना होता है, ढिमका होता है। और 1999 में फर्स्ट टाइम 1000 रुपए की नौकरी के साथ मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम पे गरीबी फटेहाली के हाल थे, एक ही शर्ट थी, एक ही पैंट था, रोज पहन के। सुनी भैया को देखा, यार बंदे की स्थिति थोड़ी ज्यादा ही जर्जर लगता है। दूसरे दिन 2 अच्छी नई शर्ट ले आए, बोले तुम पहनो, इट्स गिफ्ट फ्रॉम मी। शर्ट नहीं हो गई। बाद में साइकिल से जाते थे कंप्यूटर की मार्केटिंग करने, फिर स्कूटर मिल गया। ऐसे करते करते मैं 6 महीने कोई